सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से एक नए दिन स्वागत है आप सभी का। अब सोच रहे हैं किस में स्वागत करें, तो पीछे डायग्राम आपसे कह रहा है कि आपका स्वागत किस में किया जाएगा। बोले तो आप सारे के सारे साथियों का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में स्वागत है। एक नया और सुंदर टॉपिक जिसको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट नंबर 1, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और आपके एग्जाम में आते हैं। बोले तो मेजर जो टॉपिक होते हैं उनमें इसको शामिल किया जाता है। पहली विशेषता, बहुत सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में देने वाला है। फॉर अबाउट 5 to 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने की पूरी संभावना होती है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं अपने नर्सिंग के। पॉइंट नंबर 2, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरी कोशिश की जाएगी कि इस टॉपिक को पूरी तरीके से इंटरेस्टेड बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तीसरी विशेषता कि यहां पर जो अपसेट्स होते हैं बोले तो जीआईटी में, वो आजकल बेहद कॉमन है। अपने घर में 10 जनों में से 1-2 का पेट हमेशा खराब रहता ही है। 2-4 गोलियां इससे संबंधित के नाम तो सभी को ध्यान है। बोले तो पेट दर्द होना, डायरिया होना, वॉमिटिंग होना, बहुत ही कॉमन सी समस्याएं हर घर में। तो बोला जाए तो इससे अपन को थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी। अपने घर परिवार में किसी को समस्या हो रही है तो उसमें भी थोड़ा बहुत रोल अपन अदा कर पाएंगे, और टॉपिक को पढ़ने के बाद एग्जाम में भी जितने क्वेश्चन आते हैं उनको अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन एक नया टॉपिक जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन स्टार्ट करें। सबसे पहले इसका परिचय करा दूं मैं। सबसे पहले इसका परिचय हो जाए। देखें, जैसी कि परंपरा होती है कि सबसे पहले पर्टिकुलर टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, उसके बाद टॉपिक पढ़ाया जाता है, और टॉपिक पढ़ाने के बाद वापस से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आंसर आपको मिल जाते हैं। इससे ये असेसमेंट होता है कि क्या मैं पहले सही था या गलत था, मेरी पुरानी नॉलेज कितनी थी और नई नॉलेज कितनी हो गई। उस परंपरा को अपन यहां भी निभाएंगे। परंतु यहां एनाटॉमी फिजियोलॉजी में लगभग 70 से 90 क्वेश्चन के समथिंग हैं। उन सभी को मैं एक बार रिपीट कराऊं इधर, मेरे हिसाब से काफी बोरिंग हो जाएगा। तो उसका समाधान अपन ने निकाला है। आपको पीडीएफ के माध्यम से ये 80 से 100 क्वेश्चन के समथिंग भेजे जा रहे हैं। इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के 80 से 100 क्वेश्चन आपको भेजे जा रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से। कहां पर मिलेगी ये पीडीएफ? तो ये जो पर्टिकुलर बैच है आपका, इस बैच में जो असाइनमेंट का सेक्शन है वहां पर ये पीडीएफ उपलब्ध है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें। उसमें क्वेश्चन और ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर नहीं दिए गए। तो जितने भी क्वेश्चन उसमें हैं 80-100, आप उनके आंसर अपने तरीके से चुन लें। उसके बाद जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो जब मेडिकल सर्जिकल में आपको पढ़ाऊंगा तो डेली 20 क्वेश्चन यहां पर अपन डिस्कस करेंगे। यानी तरीका वही है जैसा चलता आ रहा है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया कि मैं लगातार 100 क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाऊं, मेरे हिसाब से काफी बोरिंग हो जाए। तो पहले आपको 80-100 क्वेश्चन की पीडीएफ भेज दी गई है, उसको आप अपने लिहाज से सॉल्व कर लें। आंसर लिख लें आप एक पर्टिकुलर पेज के अंदर। जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरी हो जाएगी तो उसी पीडीएफ के क्वेश्चन को हर क्लास में 20-20 क्वेश्चन, हर क्लास में 20-20 क्वेश्चन में आपको यहां पर दिखाऊंगा, और दिखाने के बाद उनका आंसर अपन ढूंढेंगे। तो यह असेसमेंट हो जाएगा कि पहले दिन जो मैंने 80-100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और बाद में जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो कितने सही किए थे, कितने गलत किए थे। यानी बिफोर द टॉपिक और आफ्टर द टॉपिक
क्या परिवर्तन आया, तो वो क्वेश्चन आपको भेज दिए गए हैं। आप उस पर्टिकुलर असाइनमेंट के सेक्शन में जाकर डाउनलोड करके उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, अपना अपना आंसर लगा सकते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी खत्म होने के बाद उनका सॉल्यूशन मैं इसी क्लास के माध्यम से आपको करा दूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सारी चीजों को अलग अलग बांटकर पढ़ाऊंगा। अलग अलग बांटकर इन द सेंस, सबसे पहले मैं ओरल कैविटी पढ़ाऊंगा आपको, फिर उसके ओरल कैविटी से निकलने वाले जूस और उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा, पोर्शन नंबर 1। फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपन ईसोफेगस और स्टोमक, पोर्शन नंबर 2। इसके बाद पढ़ेंगे अपन पेनक्रियाज, पोर्शन नंबर 3। इसके बाद पढ़ेंगे अपन लीवर और गॉल ब्लैडर, पोर्शन नंबर 4। और 5वें नंबर पर पढ़ेंगे अपन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बोले तो पोर्शन नंबर 5। 5 टुकड़ों में इसको अपन बांटकर पढ़ने वाले हैं। 5 टुकड़ों में बांटकर ही अपन इसके डिसऑर्डर को पढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। परंतु इनको जब टुकड़ों में बांटकर मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर जूस का डिस्क्रिप्शन, एक एक एंजाइम का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। इससे पहले यहां पर इसका जर्नल इंट्रोडक्शन होगा 10 पॉइंटों में। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का जर्नल इंट्रोडक्शन होगा 10 पॉइंटों में, जिनको अलग अलग पार्ट में अपने द्वारा डिवाइड किया जाएगा। अलग अलग पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे तो शुरुआत में ये 10 पोर्शन होंगे, 10 पार्ट होंगे। 10 पार्टों का मतलब होगा सभी में कॉमन, जो 5 पॉइंट अभी मैंने बताए थे उनके लिए कॉमन पॉइंट है जो यहां पर अपन डील करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर अपन इसको टुकड़े में बांटकर पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआती लेक्चरों के अंदर सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन चलेगा, फिर एक एक पार्ट को अलग अलग से सेपरेट में आपको पढ़ाऊंगा। तो आई थिंक स्टार्ट करें अपन ये नया टॉपिक, बोले तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ाया जाए। पूरी कोशिश होगी कि आने वाले टाइम में इस टॉपिक को पढ़कर सारी जानकारी लेकर आप पूरी तरीके से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बन चुके होंगे। देखें तो इसको पार्ट में डिवाइड करें। सबसे पहला पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं और उस पार्ट का नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। उस पार्ट का नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम को मैं लिखूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लंच हो गया आपका, या शाम को आप देख रहे हैं तो डिनर हो गया आपका? लंच या डिनर आपने कर लिया? क्या क्या खाया है आपने यदि मैं पूछूं तो? क्या क्या खाया है आपने यदि मैं पूछूं तो शायद आपकी तरफ से आंसर मैं ही दे रहा हूं कि आपने कौन कौन सी चीजें खाई हैं। मेरे हिसाब से आपने चपाती खाई है। इन्हीं चीजों को खाते हैं अपन। देखें, चपाती खाते हैं, अलग अलग तरह की सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, सैलेड खाते हैं आप। उसके अलावा मिल्क लेते हैं आप, फ्रूट खाते हैं आप, घी खाते हैं आप, ऑयल खाते हैं आप। बताओ ये कॉमन सी रेसिपी है जिसको डेली अपन खाते हैं। इज दैट क्लियर? और भी 10-20 आइटम होंगे जो लगभग एक कॉमन सी रेसिपी अपन बना रहे हैं। कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आपने खाई? कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आपने खाई? यदि मैं बोलूं कौन कौन सी चीजें खाई हैं तो शायद ये आंसर भी आप सारे के सारे साथियों को पता है कि सर जो मैं चपाती खा रहा हूं उसमें मैं कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूं, जो राइस या चावल खा रहा हूं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट जा रहा है। परंतु ध्यान रहे, ऐसा नहीं केवल कार्बोहाइड्रेट, कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है। कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं आप, दाल है, दही है, मिल्क है,
इन सबके अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है वो प्रोटीन होता है, जो मेजर कंपोनेंट होता है वो प्रोटीन होता है। इज दैट क्लियर? फिर घी खा रहे हैं आप, ऑयल खा रहे हैं आप, पनीर खा रहे हैं आप, एग खा रहे हैं आप, इन सब्सटेंस को आपके द्वारा खाया जा रहा है। इसका मतलब तीसरा फूड स्टफ कौन सा ले रहे हैं आप, फैट या लिपिड? बताओ, घी के अंदर, ऑयल के अंदर कौन सा सब्सटेंस होता है? फैट और लिपिड होता है। पनीर में भी होता है, एग में भी होता है, मीट में भी होता है। तो डेली खाने में क्या चीजें खाई जा रही हैं? आंसर है कि सर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, लिपिड खाते हैं। जो सैलेड आप खा रहे हैं, या हिंदी में बोलूं तो जो सलाद आप खाते हैं, उसके अंदर होते हैं फाइबर्स, उसके अंदर होते हैं फाइबर्स। जो फल आप खाते हैं, फ्रूट आप खाते हैं, जो वेजिटेबल्स आप खाते हैं, उनके अंदर होते हैं बहुत सारे विटामिन्स। जो जूस आप पीते हैं, इनमें होते हैं विटामिन्स, और साथ में होते हैं मिनरल्स, साथ में होते हैं मिनरल्स। तो बताओ, सुबह या दोपहर के खाने में आपने सलाद लिया था, बोले तो फाइबर लिए, जूस भी पिया था पपैया का, और साथ में आपने मौसमी का जूस भी पिया था, विटामिन मिनरल्स आपको मिल गए। आपने घी, ऑयल, एग, मीट खाया था, फैट और लिपिड मिल गए। मिल्क, दही आपने लिया था, प्रोटीन, चपाती आपने खाई थी, कार्बोहाइड्रेट। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी चीज खाएं आप आपकी डाइट में, आप बताओ क्या यही सब्सटेंस होते हैं? मेरे हिसाब से सारे साथियों का आंसर है यस। सारे के सारे साथियों का आंसर है यस। अब यहां पर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो डेली, प्रोटीन खा रहे हो, फैट, लिपिड, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स खा रहे हो। अब यहां पर मेरा क्वेश्चन है आपसे, जिसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ईसोफेगस। स्टोमक, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन है। और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक डाइजेशन कहां होता है? कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक डाइजेशन कहां होता है? इनमें से किसी एक ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। प्रोटीन का सर्वाधिक डाइजेशन कहां होता है? इनमें से चुनाव करना है। फैट का सर्वाधिक डाइजेशन कहां होता है? इनमें से चुनाव करना है। फाइबर का सर्वाधिक डाइजेशन कहां होता है, या फाइबर को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? विटामिन का सर्वाधिक डाइजेशन कहां होता है? मिनरल का सर्वाधिक डाइजेशन कहां होता है? ये अलग अलग क्वेश्चन हैं, और आपके दिमाग में इनके अलग अलग आंसर प्राप्त हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर विटामिन का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वैसे तो, पर विटामिन के का लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कोई कह रहा है कि मिनरल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सर। किसी के मन में है कि प्रोटीन का तो स्टोमक में सर्वाधिक होता है। तो क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, इन सारे फूड स्टफ का डाइजेशन कहां पर होता है? ये आंसर जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको मिलेगा, परंतु बहुत सारे साथियों ने दिमाग लगा दिया कि सर फाइबर का तो कंफर्म है, मुझे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फाइबर के बारे में तो श्योर हूं मैं, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कुछ कह रहे हैं कि सर मिनरल का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखें, जो आप सोच रहे हैं पूरी तरीके से गलत सोच रहे हैं। बिना मतलब के आपने 1 मिनट दिमाग दौड़ाया। इनमें से किसी भी सब्सटेंस का कोई डाइजेशन नहीं होता।
क्या आज तक कभी आपने सुना है, आज तक कभी आपने सुना है कि विटामिन का डाइजेशन ये एंजाइम करता है, या मिनरल का डाइजेशन ये एंजाइम करता है, या फाइबर का डाइजेशन ये एंजाइम करता है? नो, इनका डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता, सीधा एब्जॉर्प्शन होता है। इनका किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता। क्या सुना है कभी विटामिन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम? और यही तो पूछा था मैंने आपसे। इनका आंसर आप सोच रहे हैं वो लॉजिकल लगता है, परंतु इनका भी सोचने लग गए इलॉजिकल है। इनका किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता, इनका सीधा एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन होता है तो केवल और केवल इनका होता है। डाइजेशन होता है तो केवल और केवल इनका होता है। किनका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, इन तीनों का डाइजेशन होता है। और इन तीनों का डाइजेशन करने के लिए आपके मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम पाए जाते हैं। इन तीनों का डाइजेशन करने के लिए आपके मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम पाए जाते हैं। इन पर्टिकुलर एंजाइम्स का नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। इन पर्टिकुलर एंजाइम का नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कितने तरह के होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम? आंसर है कि सर 3 तरह के होंगे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए, प्रोटीन का पाचन करने के लिए और फैट या लिपिड का पाचन करने के लिए। इज दैट क्लियर? अभी अभी अपन ने बता दिया इनका किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता। अभी अभी मैंने बहुत सारे फूड स्टफ लिखे थे, उनमें इन्हीं चीजों को तो खाते हो आप। इनमें से शुरुआती 3 चीजें, टोटल 6 चीजें हैं, शुरुआती 3 चीजों का सीधा डाइजेशन होता है, जबकि लास्ट वाली ये जो फाइबर, विटामिन या मिनरल है, इनका किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता। दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब। तो अगर कहा जाए कि इनका डाइजेशन कहां होता है, कहीं नहीं होता। इनका डाइजेशन कहां होता है? कहीं भी नहीं होता। इनका डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते ही नहीं है। केवल 3 चीजें हैं जिनका डाइजेशन होता है, और इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम या केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं उनको नाम देते हैं अपन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो किस किस का पाचन करने के लिए आपकी मेरी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं? आंसर है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए, प्रोटीन का पाचन करने के लिए, फैट और लिपिड का पाचन करने के लिए। तो कितने तरह के हो गए डाइजेस्टिव एंजाइम? 3 तरह के। कितने तरह के हो गए डाइजेस्टिव एंजाइम? 3 तरह के। अच्छा, डाइजेस्टिव या डाइजेशन की बात मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले तो आपके मन से विचार घुमाना चाहूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? क्या होता है डाइजेशन? आप सबके दिमाग का आंसर मैं पढ़ पा रहा हूं। आंसर आ रहा है कि सर खाने को या फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। इट इज करेक्ट डेफिनेशन। अच्छा, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं अपन। चपाती को तोड़ा, माउथ में लिया, दांतों से तोड़ रहे हो, टीथ से चेविंग कर रहे हो। जो चपाती आप खाते हो, सब्जी लेते हो, सबसे पहले उसको चबाते हो। चेविंग करना, चबाना, क्या यह डाइजेशन है? व्हाट इज द चेविंग? चेविंग इज ए डाइजेशन, यस और नो? आधों का आंसर है यस और आधों का आंसर है नो। अब यदि नो कहने वाले साथी नो बोल रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले दिमाग में कैसे विचार आया था कि सर खाने के फूड स्टफ का बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। तो क्या दांतों से नहीं तोड़ रहे? दांतों से भी तो आप छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हो फूड के, तो यह भी डाइजेशन होना चाहिए। दांतों से तोड़ना भी डाइजेशन है और अंदर फूड का टूटना भी डाइजेशन है। बोथ आर डाइजेशन, बोथ आर डाइजेशन।
जो दांतों से आप चबाते हो उसको नाम देते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। देखो डाइजेशन की एक ही परफेक्ट परिभाषा है कि फूड कंटेंट का लार्ज पार्टिकल का स्मॉल पार्टिकल में ब्रेकडाउन होना डाइजेशन कहलाता है। व्हाट इज द डाइजेशन? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड इनटू द स्मॉल पार्टिकल। फूड के लार्ज पार्टिकल का स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन किया जाना डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन तो फिक्स है। अब यह डाइजेशन दो तरह का होता है। जो चेविंग आप करते हो उसका नाम है मैकेनिकल डाइजेशन, उसका नाम है मैकेनिकल डाइजेशन। और एक जो अंदर खाने को निगलने के बाद एंजाइम आपके फूड को तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, वो है केमिकल डाइजेशन। तो डाइजेशन दो तरह का हुआ। व्हाट इज द डाइजेशन? फूड के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ब्रेक डाउन करना डाइजेशन कहलाता है, जो दो तरह का होता है। दांतों की सहायता से मैकेनिकल डाइजेशन और एंजाइम की सहायता से केमिकल डाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्चुअल डाइजेशन या ट्रू डाइजेशन? वास्तविक डाइजेशन कौन सा होता है, केमिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन? केमिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन? अब देखें यहां आपको आंसर देना है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल नहीं भी होगा तो चलेगा, और बहुतों का तो होता भी नहीं है। जो आप मिल्क लेते हो क्या उसका मैकेनिकल डाइजेशन होता है? क्या जो दही खाते हो उसका मैकेनिकल डाइजेशन होता है? क्या जो जूस पीते हो उसका मैकेनिकल डाइजेशन होता है? क्या जब आप पैदा हुए थे तो शरीर में मैकेनिकल डाइजेशन चला था क्या? नहीं, पैदा हुए जब दांत ही नहीं थे। 80 पार जब दांत गायब हो जाएंगे, जूस से या दलिया से काम चलाना पड़ेगा, तब क्या मैकेनिकल डाइजेशन चलेगा? नहीं। और नहीं भी चलेगा तो डाइजेशन तो होगा। मैकेनिकल डाइजेशन नहीं हो तो भी काम चलता है। शुरुआत में 6 महीने के बच्चे में केवल केमिकल होता है। 6 महीने के बच्चे में केवल केमिकल डाइजेशन होता है। अपन यदि टोटल फ्लूइड पर जीवित रहें, मिल्क या जूस पर जीवित रहें, 5, 7, 8, 10 दिन तक लगातार लेते रहें तो भी डाइजेशन अपने अंदर होगा, बट केवल कौन सा होगा? केमिकल होगा। तो मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन में से वास्तविक डाइजेशन कौन सा है? आंसर है केमिकल डाइजेशन। व्हाट इज द केमिकल डाइजेशन? इट इज डिफाइंड एज breakdown of large particle of food into the small particle। फूड के लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना बाय द एंजाइमेटिक एक्शन। एंजाइम्स के द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? केमिकल डाइजेशन कहलाता है। तो देखें, इस समझाने का अर्थ यह था कि आप और मैं जो खाना खाते हैं या जो आपने खाना खाया है, इन चीजों को आपने लिया है, इनमें से 1, 2, 3 इनका तो होता है डाइजेशन, 4, 5, 6 इनका होता है केवल और केवल एब्जॉर्प्शन। इनका तो डाइजेशन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। इनका केवल और केवल एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन नहीं होगा। और इनका जो डाइजेशन होगा वो किसकी सहायता से होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से होगा। तो आपके मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं? आंसर है 3 तरह के। कितने तरह के होंगे? 3 तरह के। तो अभी मैं बता रहा था इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो अपन पढ़ेंगे, उसको पार्ट में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं और इस पहले पार्ट का नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पहला पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं और पहले पार्ट का नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कितने तरह के होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम? किस तरीके से यह डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं? इसका इंट्रोडक्शन 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 10 पार्ट में जो इंट्रोडक्शन डिवाइड होगा उसमें सभी के बारे में कॉमन चीजें पढ़ लेंगे, फिर बार बार उनका रिपीटेशन नहीं करेंगे अपन। तो पार्ट नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। अभी अभी आपको समझा दिया कि डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं,
कितने तरह के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। देयर आर 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम जिनका नाम है एमाइलोलाइटिक एंजाइम। जिनका नाम है एमाइलोलाइटिक एंजाइम। देखें, एमाइलोलाइटिक एंजाइम का मतलब किसका डाइजेशन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। पहली लाइन इनके बारे में, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। दे आर रेस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। गौर करें, जहां भी एमाइलेज शब्द आए, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा, कहीं पर भी एमाइलेज शब्द आ जाए तो तुरंत उसको समझ जाना है कौन सी कैटेगरी का एंजाइम है वो एमाइलोलाइटिक एंजाइम। एमाइलोलाइटिक एंजाइम बोले तो किसका पाचन करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम को एमाइलोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं? देखें, कार्बोहाइड्रेट जो आप लेते हैं, नॉर्मली चपाती में कार्बोहाइड्रेट आती है, ये वो कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट को नाम देते हैं अपन स्टार्च। इस कार्बोहाइड्रेट को अपन नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च से बेटर इसको ज्यादा बेहतर नाम दें तो मैं नाम देना चाहूंगा कुक्ड स्टार्च, क्योंकि आटे को सीधा ही थोड़ी खाते हो। पहले तो पानी मिलाते हैं, गूंथते हैं उसको, उसके बाद उसको पकाते हैं। तो जो आटे में स्टार्च आता है उस स्टार्च को ज्यादा बेहतर बोले अपन कैसा स्टार्च हो गया? कुक्ड स्टार्च। कुक्ड स्टार्च ये जो बना हुआ है यहां पर, यदि मैं आपसे कहूं व्हाट इज दिस, कार्बोहाइड्रेट के बारे में न्यूट्रिशन में आपको नॉलेज मिली है, पढ़कर आए हैं आप। कार्बोहाइड्रेट की 3 फॉर्म होती है, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। तो स्टार्च क्या है? व्हाट इज द स्टार्च? यहां पर शायद सारे के सारे साथियों को 100% पता है कि सर स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड। स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है। इज दैट क्लियर? पॉलीसेकेराइड को जब आप खाते हो तो यह डिसोसिएट होता है, टूटता है, और टूटने के बाद डाइसेकेराइड बनता है। टूटने के बाद क्या बनता है? डाइसेकेराइड। अलग अलग तरह के डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। खाया तो कौन सी फॉर्म में था आपने? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड से क्या बन गया? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड से लास्ट में निर्माण होता है मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड से लास्ट में निर्माण होता है मोनोसेकेराइड का। मोनोसेकेराइड सबसे छोटी फॉर्म है। मोनोसेकेराइड सबसे छोटी फॉर्म है। अच्छा, डाइसेकेराइड के यदि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो जरूर सुने होंगे आपने माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है माल्टोज। आगे बढ़ें, उसके अलावा आपने सुनी है सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है सुक्रोज। उसके अलावा आपने सुना है लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, तो माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। व्हाट इज दिस? दे आर डाइसेकेराइड। दे आर डाइसेकेराइड। और लास्ट में अपन बात करें तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज,
ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये किसकी फॉर्म है? मोनोसेकेराइड की। तो नॉर्मली क्या हुआ कि जो खाना आपने खाया, कौन सी फॉर्म में खाया आपने? पॉलीसेकेराइड फॉर्म में खाया। पॉलीसेकेराइड के ऊपर एंजाइम ने एक्शन किया। यहां पर जो एंजाइम एक्शन करते हैं उनका नाम होता है एमाइलेज। यहां जो एंजाइम एक्शन करते हैं उनका नाम होता है एमाइलेज। यह एमाइलेज इन पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करते हैं और डाइसेकेराइड से लास्ट में मोनोसेकेराइड का निर्माण होता है। यहां एमाइलेज एंजाइम काम करता है। तो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस तरीके से हुआ? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस तरीके से हुआ? तो शायद समझ पा रहे हैं आप, इस तरीके से हुआ। ये आपने चपाती खाई थी, ये आपने चपाती खाई थी, क्या था ये? स्टार्च, या मैं बोलूं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड पर एमाइलेज या डाइजेस्टिव एंजाइम ने एक्शन किया और एक्शन करके निर्माण हो गया किसका? डाइसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड से किसका निर्माण हो गया? डाइसेकेराइड का। और डाइसेकेराइड से निर्माण हो गया मोनोसेकेराइड का। तो कार्बोहाइड्रेट की वह सबसे छोटी फॉर्म जिसका एब्जॉर्प्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट की वह सबसे छोटी फॉर्म जिसका एब्जॉर्प्शन होता है, कौन सी है वो? मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की वह अवस्था जिसको आप और मैं डाइट में खाते हैं, कौन सी है वो? या तो पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड। जैसे मिल्क ले रहे हैं उसमें लैक्टोज है, चीनी ले रहे हैं उसके अंदर सुक्रोज है, तो या तो डाइसेकेराइड की फॉर्म में खा रहे हो आप या पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में खा रहे हो। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होने के बाद वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोसेकेराइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोसेकेराइड में। कौन से एंजाइम मोनोसेकेराइड बनाएंगे? आंसर है एमाइलोलाइटिक एंजाइम। आंसर है एमाइलोलाइटिक एंजाइम। तो देखें इस तरीके से पाचन हुआ। सबसे पहले आपने कुक्ड स्टार्च लिया। सबसे पहले जो खाया था, क्या चीज खाई थी आपने? चपाती। चपाती में क्या आता है? कुक्ड स्टार्च। इसके बाद यह किसमें कन्वर्ट हुआ? आंसर है डाइसेकेराइड। आंसर डाइसेकेराइड किसमें कन्वर्ट हुआ? आंसर है मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हुआ। तो लास्ट वाली फॉर्म जिसका सीधा एब्जॉर्प्शन होने वाला है, आंसर क्या है? मोनोसेकेराइड। अच्छा, इसको भी ज्यादा बेहतर अपन इस तरीके से लिख दें, या तो आपने पॉलीसेकेराइड लिया या आपने डाइसेकेराइड लिया। या तो पॉलीसेकेराइड लिया या डाइसेकेराइड लिया और लास्ट में किसमें कन्वर्ट हो गया है वो? मोनोसेकेराइड में। इनके एग्जाम्पल जाने अपन। जैसे पॉलीसेकेराइड की जो कॉमन फॉर्म आप और मैं डेली अपने खाने में खाते हैं, बोले तो चपाती। क्या होता है चपाती के अंदर? आंसर है कुक्ड स्टार्च होता है। ये चपाती का जब डाइजेशन होगा एमाइलोलाइटिक एंजाइम के द्वारा तो डाइसेकेराइड बनेगा और जो कॉमन डाइसेकेराइड बनेगा उसका नाम होगा माल्टोज। डाइसेकेराइड माल्टोज। कुछ डाइसेकेराइड ऐसे भी हैं जिनको अपन डायरेक्टली लेते हैं, जैसे कि सुक्रोज, जैसे कि सुक्रोज, उसके अलावा लैक्टोज। सुक्रोज और उसके अलावा लैक्टोज। फिर उसके बाद लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल की बात करें, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। यहां पर बनने वाले दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम का नाम है, आंसर इज एमाइलोलाइटिक एंजाइम।
क्वेश्चन नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट की वह सबसे छोटी फॉर्म जिसका डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होता है। कार्बोहाइड्रेट की वह सबसे छोटी फॉर्म जिसका डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होता है, आंसर है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? माल्टोज। क्या होता है एक माल्टोज के मॉलिक्यूल में? 2 ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। दूसरा सुक्रोज, डाइसेकेराइड का दूसरा एग्जाम्पल है सुक्रोज। क्या होता है सुक्रोज में? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तीसरा एग्जाम्पल लैक्टोज। क्या होता है लैक्टोज में? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इज दैट क्लियर? तो ये डाइसेकेराइड हो गए। इसके अलावा अब जो इनका डाइजेशन हो रहा है उसमें एमाइलेज एंजाइम काम कर रहे हैं। तो देखें, पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड बनाने वाला एंजाइम, पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड बनाने वाला एंजाइम दो होते हैं। उनका पर्टिकुलर नाम है, एक तो टाइलिन होता है और एक होता है पेनक्रिएटिक एमाइलेज। अब यहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है क्योंकि ये शायद आपने नहीं सुने। अभी के लिए थोड़ा ध्यान रख लो, लास्ट में जब टॉपिक खत्म होगा तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, फैट का पाचन और प्रोटीन का पाचन, इस पर दोबारा से डिस्कशन होगा एनाफिजियो कंप्लीट होने के बाद। फिर ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा। अभी केवल याद रख लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आगे आप सैलाइवा पढ़ चुके होंगे, पेनक्रिएटिक जूस पढ़ चुके होंगे, तो इनको मैं रिपीट करूंगा, 100% आपको समझ में आएगा। अभी हो सकता है थोड़ा टिपिकल हो। पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं टाइलिन और पेनक्रिएटिक एमाइलेज। डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ एंजाइम जिनका नाम है माल्टेज। इसके अलावा है सुक्रेज और इसके अलावा है लैक्टेज। शायद नाम को लिखते ही आपके दिमाग में आंसर ऑटोमेटिकली चल रहा है। माल्टेज माल्टोज का डाइजेशन कर देगा, सुक्रेज सुक्रोज का डाइजेशन कर देगा, लैक्टेज लैक्टोज का डाइजेशन कर देगा और लास्ट में मोनोसेकेराइड का निर्माण कर देगा। मोनोसेकेराइड वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। यानी 2 क्वेश्चन हैं जो मैं बता रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें क्या पढ़ रहे हैं अपन। टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम? 3 तरह के होते हैं। पहला वाला कौन सा? एमाइलोलाइटिक एंजाइम। किसका डाइजेशन करेगा ये? कार्बोहाइड्रेट का। कौन सी फॉर्म में लेते हो आप? पॉलीसेकेराइड। क्या बनेगा इससे? डाइसेकेराइड। लास्ट में क्या बनेगा इससे? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये आपको लिखा दिया पॉलीसेकेराइड। कौन सी फॉर्म में ले रहे हो? सामान्यतः कुक्ड स्टार्च। चपाती जो खा रहे हो वो क्या है? कुक्ड स्टार्च। किसमें कन्वर्ट हो रही है वो? माल्टोज में। व्हाट इज द माल्टोज? डाइसेकेराइड। कुछ डाइसेकेराइड को डायरेक्टली भी तो लेते हो आप, जैसे शुगर को, मिल्क को, उनमें क्या है? सुक्रोज। साथ में क्या है? लैक्टोज। फिर इनका भी डाइजेशन होगा और लास्ट में क्या बन जाएगा? मोनोसेकेराइड। कौन कौन से हैं मोनोसेकेराइड? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। अब यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम का नाम बता दो। आंसर है एमाइलोलाइटिक एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट की वह सबसे छोटी फॉर्म जिसका एब्जॉर्प्शन होता है
पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड? तो आंसर 100% आ रहा है। व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज मोनोसैकेराइड। अब ये एंजाइम मैंने लिख दिए हैं, इनका पूरा अर्थ आपको लास्ट में समझ में आएगा। कहां से आता है टाइलिन, कहां से आता है पेनक्रिएटिक एमाइलेज, कहां से आता है माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सारा जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे लास्ट में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो ये पहले तरह का एंजाइम हो गया जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाता है। कम ऑन टू द पॉइंट नंबर 2। दूसरे तरह का एंजाइम, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम जिसका नाम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। द एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। द एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटीन खाते हो आप, मिल्क ले रहे हो, पनीर खा रहे हो, एग खा रहे हो, दाल खा रहे हो, दही खा रहे हो, व्हाट इज दिस? दे ऑल आर द प्रोटीन। दे ऑल आर द प्रोटीन। इस फॉर्म में खा रहे हो आप प्रोटीन। ये एक पेप्टाइड की चेन है, ये दूसरी चेन है। ये देखो बहुत सारे पेप्टाइड आपस में मिले हुए हैं, बहुत सारे पेप्टाइड आपस में मिले हुए हैं। इस फॉर्म में आप प्रोटीन को खा रहे हो। यानी ये जो आपको चेन बनी हुई दिख रही है ये पेप्टाइड की चेन है, और बहुत सारी पेप्टाइड की चेन आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? आंसर है पॉलीपेप्टाइड। तो जो आप मिल्क, एग, मीट, दाल, पनीर, इन सब्सटेंस को खा रहे हो, उनमें प्रोटीन को कौन सी फॉर्म में खा रहे हो? आंसर है पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड आपने खाया और ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो इसका ब्रेक डाउन होगा। इसका ब्रेक डाउन होने के बाद ये सब्सटेंस डेवलप होगा, ये सब्सटेंस डेवलप हो गए। क्या डेवलप हो गए? ये जो पेप्टाइड की चेन थी वो अलग अलग हो गई। जो आपने लिया था पॉलीपेप्टाइड वह अलग अलग हो गया, और पॉलीपेप्टाइड से निर्माण हो गया पेप्टाइड का। पॉलीपेप्टाइड से निर्माण हो गया पेप्टाइड का। एक पेप्टाइड की चेन में अलग अलग संख्या में एमाइनो एसिड होते हैं। फिर से इनके ऊपर एंजाइम काम करेंगे, और एंजाइम काम करने के बाद इन सारे के सारे एमाइनो एसिड को अलग अलग करा दिया जाएगा। सारे के सारे एमाइनो एसिड को अलग अलग करा दिया जाएगा। ये एमाइनो एसिड जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे। फिर पूरी बॉडी में एमाइनो एसिड घूमेंगे। जहां जहां सेल में प्रोटीन का निर्माण होना है वहां पर ये जाएंगे। वहां जाने के बाद रफ ईआर या राइबोसोम से जुड़ेंगे और अलग अलग तरह की प्रोटीन का निर्माण अपने खुद के शरीर में होगा। बताओ, एल्बुमिन पका पकाया थोड़ी लेते हैं, ग्लोबुलिन पका पकाया थोड़ी लेते हैं, फिब्रिनोजन, क्लोटिंग फैक्टर, ये सारे बाहर से थोड़ी लेते हैं, अपने शरीर में बनते हैं। बट शरीर में बनाने के लिए कच्चा मटेरियल तो चाहिए, और वो कच्चा मटेरियल होता है एमाइनो एसिड। कहां से मिले एमाइनो एसिड? पेप्टाइड से मिले। पेप्टाइड कहां से मिला? पॉलीपेप्टाइड से मिला। पॉलीपेप्टाइड कहां से लिए आपने? डाइट से लिए। पॉलीपेप्टाइड कहां से लिए? अपन ने डाइट से लिए। तो पॉलीपेप्टाइड टूटकर क्या बनाता है? पेप्टाइड। और पेप्टाइड टूटकर क्या बनाएगा? एमाइनो एसिड। अब एमाइनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी फॉर्म हो गई। एमाइनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी फॉर्म हो गई। इसका डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एमाइनो एसिड का डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहां फिर से दो क्वेश्चनों पर मैं चर्चा करूं।
कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम बताओ। आंसर है सर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटीन की वह सबसे छोटी फॉर्म जिसका सीधा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड या एमाइनो एसिड। तो आंसर शायद सारे साथियों के द्वारा आ रहा है, आंसर इज एमाइनो एसिड। आंसर इज एमाइनो एसिड। तो इस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। सबसे पहले आपने प्रोटीन लिया, प्रोटीन इन डाइट। कौन सी फॉर्म में प्रोटीन लिया आपने? बोले तो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में लिया। जो प्रोटीन आप खा रहे हो कौन सी फॉर्म में खा रहे हो? आंसर है पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में। पॉलीपेप्टाइड किसमें कन्वर्ट हुआ? आंसर है पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ। पेप्टाइड फिर किसमें कन्वर्ट हुए? आंसर है एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुए। तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर तो आपको मिल चुका है। क्या क्वेश्चन प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और प्रोटीन की वह सबसे छोटी फॉर्म जिसका डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी फॉर्म है मोनोसैकेराइड और प्रोटीन की सबसे छोटी फॉर्म है एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड का डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बहुत सारे एंजाइम हैं जो पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं पेप्सिन, दूसरा होता है ट्रिप्सिन और तीसरा होता है काइमोट्रिप्सिन। अब देखें कहां पर होते हैं ये एंजाइम, कौन सी पीएच पर काम करते हैं ये एंजाइम, ये सारा का सारा आपको आगे समझ में आने वाला है। अभी केवल रफ वे में बता रहा हूं। अभी आपको समझा दिया, फिर से रिपीट होंगे एना फिजियो खत्म होने के बाद। तो अभी याद रख लो, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इस पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में बदलने का काम करते हैं। कहां से आते हैं ये आगे डिस्कस होगा। पेप्टाइड की अपन बात करें, पेप्टाइड को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है तो यहां पर जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है पेप्टाइडेज। पेप्टाइड को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम है पेप्टाइडेज। अब ये भी कहां से आता है? तो वैसे सकस एंटेरिकस से आता है। अब क्या होता है सकस एंटेरिकस, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो ये भी अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी फिर से वही दो क्वेश्चन में बोल रहा हूं। प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम का नाम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और प्रोटीन की वह सबसे छोटी फॉर्म जिसका डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका नाम है एमाइनो एसिड। कम ऑन टू द नंबर थर्ड, तीसरे तरह के एंजाइम जो फैट का डाइजेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वह एंजाइम जो फैट का डाइजेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं उनका नाम है लाइपोलाइटिक एंजाइम। उनका नाम है लाइपोलाइटिक एंजाइम। द एंजाइम विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट और लिपिड। The enzyme which are responsible for the digestion of fat or lipid। अच्छा, किस फॉर्म में खा रहे हो आप फैट और लिपिड को? ये वो फॉर्म है जिसमें आपने फैट और लिपिड को खाया। इस पर्टिकुलर फॉर्म को अपन नाम दे दें नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड। इस फॉर्म में आपने फैट को खाया है। अब आप सोच रहे हैं कि ये फैट अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगी, वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम काम करेंगे और ये ट्राइग्लिसराइड चेंज होगी मोनोग्लिसराइड में।
ट्राइग्लिसराइड का कन्वर्जन होगा मोनोग्लिसराइड में। अच्छा, मोनोग्लिसराइड फिर से ब्रेक होगी और इससे बनेंगे फैटी एसिड। किसका निर्माण होगा? फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेगा? जब डाइजेस्टिव एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो मोनोसेकेराइड। प्रोटीन से बनेगा एमाइनो एसिड और फैट या ट्राइग्लिसराइड से बनेगा फैटी एसिड। परंतु एक पते वाली बात, आपके मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में फैट का पाचन करने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं वह डायरेक्टली फैट पर कभी भी असर नहीं करते। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं वह फैट पर तभी असर करते हैं जब फैट पानी में घुलनशील होती है। जब फैट पानी में घुलनशील होती है तभी जाकर उस पर असर किया जाता है। क्या जो ऑयल आप खा रहे हो या घी आप खा रहे हो उसकी एक बूंद को आप पानी में डालो, क्या वह पानी में घुलनशील होगी? नहीं होगी। और पानी में घुलनशील नहीं है तो कोई भी लाइपोलाइटिक एंजाइम उसका डाइजेशन नहीं कर सकता। ये जो फैट की बूंद है यह पानी में घुलनशील नहीं है। केमिस्ट्री में इसका आंसर दिया जाता है वो इसलिए नहीं है कि इसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है। ये फैट का जो मॉलिक्यूल है यह पानी में घुलनशील इसलिए नहीं है कि इसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है। अगर इसकी सरफेस टेंशन को कम कर दिया जाए तो ये पानी में घुलनशील हो जाएगी। सरफेस टेंशन कम हो जाए तो पानी में घुलनशील हो जाएगी। पानी में घुलते ही एंजाइम काम करने लग जाएंगे। पानी में घुलते ही एंजाइम काम करने लग जाएंगे। तो यदि आपको इस फैट का पाचन करना है तो पहले आपको इसको पानी में घुलनशील बनाना पड़ेगा। पहले आपको पानी में घुलनशील बनाना पड़ेगा और इसको पानी में घुलनशील बनाने के लिए इसकी सरफेस टेंशन को कम करना पड़ेगा। पानी में घुलनशील बनाने के लिए इसकी सरफेस टेंशन को कम करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन को कम करने वाले सब्सटेंस का नाम है बाइल साल्ट। देखो, दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट। तो पिगमेंट तो होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और साल्ट होते हैं टोरोकोलिक एसिड और ग्लाइकोकोलिक एसिड, जिनको बाद में डिस्कशन में आ जाएगा किस तरीके से बनते हैं। तो ये जो साल्ट होते हैं यह इस फैट के मॉलिक्यूल की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। और सरफेस टेंशन कम करने का मतलब है अब ये पानी में घुलनशील हो जाएगा। पानी में घुलनशील होने के बाद इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम एक्शन करेंगे। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड आपने खाया, जो फैट आपने खाई थी, यह पानी में इनसॉल्युबल थी। जो फैट आपने खाई थी यह पानी में इनसॉल्युबल थी। सबसे पहले तो इसको पानी में सॉल्युबल बनाया जाता है। ये जो ट्राइग्लिसराइड है यह ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ही रहेगा, बट यह वाटर में घुलनशील हो जाएगा। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड इनसॉल्युबल है यह सॉल्युबल बन जाएगा। किसने बनाया इसको सॉल्युबल? आंसर है बाइल साल्ट ने बनाया। बाइल साल्ट ने बनाया। कहां से आए बाइल साल्ट? आंसर है लीवर से आए। लीवर में बाइल के द्वारा सीक्रेट हुए। इस इनसॉल्युबल फैटी सब्सटेंस की सरफेस टेंशन को कम करके वाटर में सॉल्युबल बनाना। ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, वो सॉल्युबल इन वाटर है। इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यानी आप जो फैट खा रहे हो उस फैट का सबसे पहले डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन नहीं होता, पहले उस फैट का क्या होता है? इमल्सिफिकेशन।
इमल्सिफिकेशन होने के बाद उसका डाइजेशन होता है। व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन? इट इज द प्रोसेस बाय विच द इनसॉल्युबल फैटी कंपोनेंट आर कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल, यानी पानी में अघुलनशील फैटी सब्सटेंस को पानी में घुलनशील बनाना, उनकी सरफेस टेंशन कम करते हुए, यह कहलाता है इमल्सिफिकेशन। सबसे पहले जो फैट आप खाते हो उसका इमल्सिफिकेशन होता है। कौन करेगा इमल्सिफिकेशन? बाइल साल्ट करेंगे जी। कहां से आएंगे? ये लीवर से आएंगे। इसका मतलब यह है कि फैट यदि आप खा रहे हो, सबसे पहले शरीर में कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन को काम करना पड़ेगा? कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन काम करेगा? समझ में आ रहा है आपको कि सर लीवर काम करेगा। इसीलिए आप सारे साथियों को भली भांति पता है, जब भी किसी इंसान के लीवर में कोई बीमारी हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, सिरोसिस हो जाए, तो सबसे पहला काम होता है लो फैट डाइट आर प्रिस्क्राइब। लो फैट डाइट आर प्रिस्क्राइब। आप और मैं फैट खाते हैं तो सबसे पहले लीवर को बाइल सीक्रेट करना पड़ता है। अब लीवर पहले से बीमार है, क्या आप चाहोगे कि मैं लीवर से काम कराऊं? बिल्कुल नहीं चाहोगे। लीवर को रेस्ट कराओगे तभी तो लीवर रीजनरेट करेगा। लीवर को रेस्ट कैसे कराना है? बाइल का सीक्रेशन कम कर दो। अच्छा, बाइल का सीक्रेशन कैसे कम करें? फैट कम कर दो। क्या चीज कम करें? फैट कम कर दो। जितना ज्यादा फैट आप खाओगे उतना ज्यादा बाइल लीवर सीक्रेट करेगा, क्योंकि उस फैट के लिए बाइल साल्ट की रिक्वायरमेंट है। इसलिए ये उस अनुपात में सीक्रेट होता है जिस अनुपात में आप फैट खाते हो। तो जब भी किसी इंसान का लीवर खराब है, उसको पहली सलाह दी जाती है कि डाइट में क्या ले? वो लो फैट डाइट। क्या लेनी है उसको? लो फैट डाइट उसको प्रिस्क्राइब की जाती है। इट इज क्लियर? तो सबसे पहले फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। उसके बाद ये जो ट्राइग्लिसराइड है, यह मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा और मोनोग्लिसराइड से लास्ट में बनेगा फैटी एसिड। यानी फैट का डाइजेशन इस तरीके से हुआ, फैट का डाइजेशन इस तरीके से हुआ। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड, सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। जो फैट आप खाते हो यह पानी में सॉल्युबल नहीं होती। सबसे पहले तो इसको वाटर सॉल्युबल बनाया जाए। तो ट्राइग्लिसराइड को ट्राइग्लिसराइड में ही कन्वर्ट कर दिया, परंतु अब यह वाटर में सॉल्युबल हो गई। सॉल्युबल इन वाटर। वाटर सॉल्युबल होने के बाद अब इस पर लाइपोलाइटिक एंजाइम एक्शन करेंगे और एक्शन करने के बाद इससे बनेगा मोनोग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड से क्या बनेगा? मोनोग्लिसराइड बनेगा। और मोनोग्लिसराइड से लास्ट में क्या बनेगा? आंसर है फैटी एसिड बनेगा। तो फैट के डाइजेशन का लास्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा? फैट के डाइजेशन का लास्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा? फैटी एसिड। दो क्वेश्चन यहां पर बने सेम जो पहले से चल रहे हैं। फैट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम का नाम बता दो। लाइपोलाइटिक एंजाइम नंबर 1। नंबर 2, फैट की वह सबसे छोटी फॉर्म जिसका डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होता है, आंसर है फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेकेराइड, प्रोटीन की एमाइनो एसिड और फैट की फैटी एसिड, उन दोनों का, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डायरेक्टली डाइजेशन शुरू हो गया था। यहां पर डायरेक्टली डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता। डाइजेशन से पहले क्या काम होता है? अभी अभी अब आपको समझाया है। फैट की सरफेस टेंशन को कम किया जाता है और फैटी मॉलिक्यूल की सरफेस टेंशन को कम करके
उनको वाटर सॉल्यूबल बनाना, इसी को नाम देते हैं अपन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कौन करता है इमल्सिफिकेशन का काम? आंसर है बाइल साल्ट के द्वारा परफॉर्म होता है। बाइल साल्ट के द्वारा परफॉर्म होता है। उसके अलावा कहां से आते हैं बाइल साल्ट? बाइल से कहां से सीक्रेट होता है? बाइल लीवर से। तो आपके फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो उससे पहले उसको इमल्सिफाइड करने में कौन से ऑर्गन का रोल है? लीवर का। तो लीवर कितना बाइल सीक्रेट करेगा पर डे, यह डिपेंड करेगा आपने कितनी फैट खाई है। ज्यादा खाई है तो ज्यादा सीक्रेट होगा, कम खाई है तो कम सीक्रेट होगा। इसीलिए यदि किसी इंसान का लीवर बीमार है, उसको किस तरह की डाइट अपन प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे? आंसर है लो फैट डाइट। कैसी डाइट देना चाहेंगे अपन? लो फैट डाइट आर प्रिस्क्राइब। अब ये ट्राइग्लिसराइड जो पानी में घुलनशील हो गई, अब इस पर एंजाइम काम करेगा और इसका पाचन होने लग जाएगा और ट्राइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा। यहां पर एंजाइम काम करेगा पेनक्रिएटिक लाइपेज। ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है पेनक्रिएटिक लाइपेज। अब मोनोग्लिसराइड बन गए, अभी तो पाचन बाकी है, इनको फैटी एसिड में कन्वर्ट कराना है। तो यहां पर भी एक लाइपेज काम करेगा और उस लाइपेज का नाम होगा इंटेस्टाइनल लाइपेज। इस लाइपेज का नाम होगा इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब ये कहां से आता है? ये कहां से आता है? अभी पेशेंस रखें, आगे आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके से फैट का डाइजेशन होता है। इज दैट क्लियर? शायद 100% आपको समझ में आ गया शुरू से। यहां से शुरुआत की आज अपन ने नए चैप्टर की, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बनाने का प्रयास। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया, इसको 10 इंट्रोडक्शन के चैप्टर में मैंने बांटा है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक। और अभी के लेक्चर में पार्ट 1 अपन ने डील कर लिया है। क्या पढ़ाया अपन ने? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये चीजें आप खाते हैं, इनका सीधे एब्जॉर्प्शन होता है, इनका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के लिए क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। तो टॉपिक या पार्ट 1 है अपना डाइजेस्टिव एंजाइम। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। पहले नंबर वाला एमाइलोलाइटिक एंजाइम किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट की वह सबसे छोटी फॉर्म जिसका सीधे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। आंसर है मोनोसेकेराइड। आंसर है मोनोसेकेराइड। अगले पॉइंट पर आ जाएं, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे? पॉलीपेप्टाइड, इसके बाद पेप्टाइड, इसके बाद एमाइनो एसिड। यहां पर पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, और पेप्टाइड को पेप्टाइडेज के द्वारा एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कराया जा रहा है। तो प्रोटीन की वह सबसे छोटी फॉर्म जिसका सीधे ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है, आंसर है एमाइनो एसिड। इसके बाद फैट। फैट में एक स्पेशल बात है जो अपन ने जानी है कि इसका डायरेक्टली डाइजेशन नहीं होता, पहले इसको पानी में घुलनशील बनाया जाता है बाइल साल्ट के द्वारा, जो लीवर के माध्यम से बाइल में सीक्रेट होते हैं। इस ट्राइग्लिसराइड को जो वाटर में इनसॉल्युबल है, इसको वाटर सॉल्युबल बनाना, इसी को नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद जो पानी में घुलनशील बनने के बाद मोनोसेकेराइड बनते हैं, और मोनोसेकेराइड बनने के बाद क्या बनते हैं? फैटी एसिड। इट इज क्लियर? तो ये तीनों तरह के एंजाइम आपने सीख लिए। अगला टॉपिक है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कहां कहां पर ये लोकेटेड होते हैं, जो अपन पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो शायद पार्ट 1 आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। कितने फूड स्टफ का पाचन होता है? 3। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कितने तरह के एंजाइम? 3। एमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक, लाइपोलाइटिक। ये जो तीनों एंजाइम हैं, इनमें लाइपोलाइटिक एंजाइम की विशेषता की कब असर करेंगे वो फैट पर?
जब फैट पानी में घुलनशील होगी, इसलिए फैट का पहले इमल्सिफिकेशन होता है तब जाकर डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की सबसे छोटी फॉर्म जो एब्जॉर्ब होती है मोनोसेकेराइड, एमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। इज दैट क्लियर? तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया, डाइजेस्टिव एंजाइम। कल अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अलावा कौन कौन से जूस होते हैं। तो टोटल 10 पार्ट में इसको अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट पूरा होता है, कल अपन फिर से मिलते हैं और यहां डाइजेस्टिव ऑर्गन को अपन स्टार्ट करेंगे। तो टाइम बहुत हो गया, आज के अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।